Okay, let's start with the class. देखो लास्ट क्लास में what we saw is basically up to meso compounds, है ना. We saw enantiomers, उसके पहले डायस्टेरियोमर भी देखा, meso compounds भी देखे. meso compounds क्या होते हैं? They have a chiral center, ठीक है ना. ऐसे कंपाउंड जिनमें chiral center तो है but they are optically inactive, क्योंकि उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, इसलिए दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. इनका मिरर इमेज नहीं होता बेसिकली, राइट. मतलब मिरर इमेज इटसेल्फ इज सुपर इम्पोजिबल ऑन देम, सो दे डोंट हैव एनांटियोमर्स. समझ में है ना. सो मेसो कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है बेसिकली, एंड बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. सो यहाँ पे जो अपन देख रहे हैं बेसिकली वो सिग्निफिकेंस देख रहे हैं. ओके हमने अभी तक कायरलिटी के बारे में देखा, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में देखा बेसिकली, ठीक है ना. सो यू नो मोस्टली वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द लाइट, ओके, बट लाइट इज समथिंग और ऑप्टिकल एक्टिविटी इज समथिंग दैट वी यूज़ फॉर द डिटेक्शन ऑफ कायरलिटी. दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट. हम लोग कायरल मॉलिक्यूल से कायरलिटी को डिटेक्ट करने में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है. बट व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कायरलिटी? हम लोग 3D मॉलिक्यूल्स और ये सब कुछ क्यों देख रहे हैं? हम एनांटियोमर्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं? डायस्टेरियोमर्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं, राइट? व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इट इन रियल लाइफ, है ना. ये क्वेश्चन रहता ही है. या अगर देखा जाए तो एनांटियोमर्स, अगर इफ़ यू लुक एट इट, दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, isn't it? So why do we need to care about them? Okay, why it is significant that they rotate the plane polarized light? जैसे मैंने बताया वो पार्ट जो है that they rotate the plane polarized light in opposite direction, okay, enantiomers, that part is insignificant. Okay, हम लोग प्लेन पोलराइज यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है. So the question is, what is the significance of these enantiomers or optical activity or chirality in biology या in our everyday life? Okay, so अगर तुम देखोगे, ठीक है, it has a huge significance in living life. Okay, living life में बहुत ज़्यादा इसका significance है. Alright, अगर देखेंगे अपन तो हम लोग अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास. कितने अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे पास? 20 अमीनो एसिड, ठीक है. ये 20 अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं. दुनिया के सारे प्रोटीन्स जो है वो इन 20 अमीनो एसिड से बनते हैं इन लार्जर एनिमल्स, ठीक है, जिनको अपन यूकैरियोट्स बोलते हैं. उनमें 20 अमीनो एसिड्स होते हैं. प्रोकैरियोट्स में कम ज़्यादा होते हैं बेसिकली. आई थिंक प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें 21 होते हैं, एंड देन सम ऑर्गेनिजम्स जिनमें 22 अमीनो एसिड्स होते हैं. वी आर नॉट टॉक अबाउट दैम. जो यूकैरियोट्स है उनमें 20 अमीनो एसिड, मतलब हमारी बात हो रही है हमारी बेसिकली, ठीक है. ह्यूमंस या बड़े एनिमल्स जो है उनमें 20 अमीनो एसिड, उनसे सारे प्रोटीन्स बनते हैं बेसिकली, ओके. और हम लोग देखेंगे तो हमको दिखता है कि अमीनो एसिड्स दे आर कायरल, ठीक है. मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ तुमको. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड. दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप, ओके. देयर इज अ हाइड्रोजन NH2, और यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा होता है. समझ में आया क्या? सो अगर तुम देखोगे तो ये जो कार्बन है that is chiral, isn't it? This carbon is chiral. Okay, so all amino acids have S configuration. एक ही तरह का configuration है amino acids में. There is 2 exceptions though. एक होता है सिस्टीन. सिस्टीन में यहाँ पे SH आ जाता है, ओके, CH2SH आ जाता है यहाँ पे. सो ये हो जाता है R, ठीक है. और ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन में यहाँ पे हाइड्रोजन होता है. 2 हाइड्रोजन आ गए तो यह अकायरल हो जाता है. समझ में आया ना. सो ग्लाइसिन इज नॉन कायरल या अकायरल, ठीक है. सिस्टीन ये R, मतलब आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड 18 अमीनो एसिड आर S, ठीक है. ओनली 1 अमीनो एसिड इज R विच इज सिस्टीन, एंड 1 अमीनो एसिड इज नॉन कायरल, अकायरल, ठीक है. अब नेचर ने दे सिलेक्टेड इट फॉर पर्टिकुलर पर्पजेस, ठीक है. लेकिन अगर D और L कॉन्फ़िगरेशन देखें अपन, ओके, DL कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, रिमेंबर कैपिटल D एंड कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन देखें अपन तो हमको दिखता है ऑल अमीनो एसिड्स आर एक्चुअली L. सारे अमीनो एसिड्स L कॉन्फ़िगरेशन के निकलते हैं. ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, राइट. इट्स नॉट एक्चुअली अ कोइंसिडेंस इफ यू थिंक अबाउट इट. नेचर ने डिसाइड किया था स्टार्टिंग में ही कि दे वांटेड टू बेसिकली मेक प्रोटीन्स, ओके. और प्रोटीन्स बनाने के लिए यू नीड अमीनो एसिड्स, ठीक है, दैट पर्टिकुलर सेट्स ऑफ अमीनो एसिड्स. तो उसका ये स्ट्रक्चर बनता है ऑब्वियसली. उसमें एक अमीनो एसिड जो था सिंपलेस्ट, दैट इज़ ग्लाइसिन,
ओके ग्लाइसिन में क्या रहेगा, NH2CH2COH, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन, ठीक है। ये अकायरल है सिर्फ, ओके तो ये एक चूज कर दिया अकायरल अमीनो एसिड फॉर वट एवर पर्पज, ओके आई डोंट नो। लेकिन बाकी जो अमीनो एसिड्स थे दीज आर एक्चुअली कायरल, ओके एंड नेचर सेड कि ओके लेट्स, इट प्रोबेबली वाज अ रैंडम पिक, यू हैड 50-50 चांस ऑफ पिकिंग आइदर डी और एल, नेचर ने एल पिक किया, ओके जैसे ही पहला अमीनो एसिड एल पिक किया, लेट्स कॉल इट सेकंड, पहला तो ग्लाइसिन पकड़ लेते हैं अपन, ठीक है ना, जैसे ही सेकंड अमीनो एसिड एल पिक किया उसके बाद के सारे अमीनो एसिड्स क्या हो गए, एल, ठीक है। अब RS कॉन्फ़िगरेशन जब अपन देते हैं बेसिकली तो उसमें इट इज़ वी गिव राइट, हम लोग CIP कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से RS कॉन्फ़िगरेशन इसमें देते हैं और उसके हिसाब से प्रायोरिटी के हिसाब से अपना R और S कॉन्फ़िगरेशन आता है, ठीक है। एंड दैट्स वाई सिस्टीन के केस में वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, ओके इट बिकम्स S इन केस ऑफ प्रायोरिटी चेंज हो जाती है इसलिए। बट सबका जो ओरिएंटेशन है, ग्रुप्स का ओरिएंटेशन, दे आर बेसिकली आइडेंटिकल है, सारे ग्रुप्स का ओरिएंटेशन के सारे अमीनो एसिड्स में ग्रुप्स का ओरिएंटेशन आर आइडेंटिकल, ओके सो समझ लो कि नेचर ने कायरलिटी को चूज़ किया है, ये क्लियर है क्या, ओके। नेक्स्ट जो चीज़ अपन देख रहे थे एग्जाम्पल वो ये है कि अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स देखते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे बॉडी में होते हैं, तुमको शायद से मालूम होगा, 10th में भी आया होगा, बायो वालों को तो मालूम है व्हाट न्यूरोट्रांसमीटर इज़, ठीक है ना, लेकिन सभी को मालूम होना चाहिए व्हाट द न्यूरोट्रांसमीटर एक्चुअली इज़। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं, ओके न्यूरॉन्स होते हैं उनमें जंक्शन होता है, तो जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो इट जम्प्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ठीक है, जंप करता है तो उसको अपन बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और जब जंप करता है उसके बाद फिर दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसमिट, तो जैसे कोई भी सिग्नल हमारे बॉडी में जो जनरेट हो रहा है उसमें जब सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है उसके लिए जो केमिकल रिलीज होता है उसको अपन बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ओके दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी के वजह से हमारे बॉडी में सिग्नल्स चलते हैं, ओके तो सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर तुम देखोगे, ओके मैंने सारे तो नहीं देखे लेकिन जितने देखे हैं मैंने उनमें मेरे को ये दिखा कि ओनली वन एनेंटियोमर इज प्रेजेंट, ओके एक ही एनेंटियोमर प्रेजेंट होता है, आइदर R प्रेजेंट रहता है आइदर और S प्रेजेंट रहेगा, और वही न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल प्रोड्यूस करता है न्यूरॉन में, दूसरा जो है उसका मिरर इमेज ये सिग्नल प्रोड्यूस नहीं करता, समझ में आया। सो एक ही न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव रहता है, उसका जो मिरर इमेज है, उसका जो एनेंटियोमर है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, ओके सो दैट इज अनदर एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि काफ़ी जो ड्रग्स होते हैं, ओके ड्रग्स जो हम लेते हैं उसका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ड्रग्स का, ठीक है कोई ड्रग लेते हैं तो उसका कोई इफेक्ट होता है, इसमें काफ़ी ड्रग्स अगर तुम देखोगे राइट दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, राइट काफ़ी ड्रग्स हैं ऐसे जो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है अभी स्पेसिफिकली जो रिसेंट ड्रग्स जो आ रहे हैं, ओके दे आर मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली ऑप्टिकली एक्टिव, जितना बड़ा मॉलिक्यूल रहेगा उतना उसके चांसेस रहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव रहने के, ओके तो ऐसा देखा गया है कि सिर्फ एक ही एनेंटियोमर, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि सिर्फ एक ही एनेंटियोमर इफेक्ट दिखाता है, उसका दूसरा जो एनेंटियोमर है वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं दिखाता या तो फिर एडवर्स भी इफेक्ट दिखा सकता है, ऑलराइट और ऐसा हुआ है, ओके हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। आई थिंक देयर वाज एन एग्जांपल ऑफ समथिंग कॉल्ड एज थैलिडोम, ओके इट वाज अ ड्रग यूज फॉर some symptoms, I don't remember, it's a old thing basically, और इसके वजह से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थे उसकी जो फीटस है वो डेड होने लग गए, ओके पता चला कि जो थैलिडोम है इट इज़ बेसिकली अ रेसिमिक मिक्सचर, ओके R और S का 50-50 का मिक्सचर था, इसमें का एक जो एनेंटियोमर है दैट इज़ एक्टिव, जो दूसरा है दैट इज़ वॉट एवर राइट आई डोंट नो, जो दूसरा है वो डेंजरस है एंड स्पेसिफिकली फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़, ओके तो उसकी वजह से जो फीटस है इट वाज गेटिंग बॉर्न डेड, ओके नॉन लिविंग फीटस बॉर्न हो रहे थे, ऑलराइट so that's why that drug is, I don't know, I don't remember it was thalidomide or some other drug, but there was some drug, okay तो उसको फिर बैन कर दिया गया है, it is banned in pretty much every single country in the world,
ठीक है. व्हेन दे टेस्टेड इट, दे वर टेस्टिंग इट फ्रॉम नेचुरल सोर्स. नेचर में कैसा है, एक सिंगल चीज़ बनता है, या तो आर बनेगा या तो एस बनेगा, दोनों नहीं बनते. लेकिन जब अपन लैब में बनाते हैं तो लैब में दोनों बनते हैं, आर एस. ऑलराइट. और हो सकता है उनको पता ना चला हो बेसिकली, एंड दे पुट इट इनटू द पाइपलाइन और मार्केट भी कर दिया ड्रग, एंड देन दे स्टार्ट गिविंग इट टू पेशेंट्स, और उसकी वजह से ये हादसे हुए. उसके बाद ये ड्रग बैन हो गया. ओके, अंडरस्टूड है क्या? ओके. अनदर एग्जांपल मैं तुमको दिखाता हूँ जहाँ पे ड्रग्स ये हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर नैप्रोक्सेन लेते हैं अपन. ओके, नैप्रोक्सेन इज़ बेसिकली अ वेरी पोटेंट पेन किलर. पेन किलर तुमको मालूम होगा, है ना, एनाल्जेसिक जिसको बोलते हैं अपन. ओके, पोटेंट एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर है, काफ़ी पोटेंट है. ठीक है. जनरली अपन कुछ दर्द रहे तो उसके लिए डाइक्लोफेनाक भी लेते हैं. ओके, डाइक्लोफेनाक इससे मोस्ट ऑफ जो दर्द है वो बंद हो जाते हैं. ठीक है. डाइक्लोफेनाक होते हैं, एस्क्लोफेनाक होता है, काफ़ी सारे. जैसे किसी को दांत में दर्द अगर है, राइट, तो डेंटिस्ट उसको एस्क्लोफेनाक लिख के देता है. ओके. तो ये फिनाक वाले जितने होते हैं ये पोटेंट पेन किलर होते हैं. ओके, काफ़ी. उससे भी ज़्यादा होता है नैप्रोक्सेन. ओके, नैप्रोक्सेन इज़ अ वेरी पोटेंट एनाल्जेसिक या पेन किलर बोल सकते हो. और देखा गया है कि इसका सिर्फ एस एनेंटियोमर एक्टिव है, आर एनेंटियोमर एक्टिव नहीं है. समझ में आया क्या? ओके, सो दैट इज़ द रीज़न वाई. ओके, सो वी नीड टू स्टडी दिस. ओके, बिकॉज ठीक है, ये केस में ऐसा हो सकता है कि इट इज़ इन इफेक्ट. लेकिन अगर तुम देख रहे हो नैप्रोक्सेन के केस में आर एनेंटियोमर क्या कॉज कर रहा है, लीवर पॉइजनिंग कॉज करता है. ठीक है ना. तो अगर तुमको नैप्रोक्सेन देना है तो तुम रेसिमिक मिक्सचर नहीं दे सकते. ठीक है, पेन तो जाएगा लेकिन लीवर भी खराब हो जाएगा. तो तुमको सिर्फ एस एनेंटियोमर प्योर फॉर्म में बना के देना है. ओके, दैट इज़ द ओनली सेफ वे टू गिव इट. समझ में आया ना. तो ये एक प्रॉब्लम है. काफ़ी बार जो होते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज, राइट, टू मतलब जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज अ ड्रग कॉल्ड एज ओमेप्राजोल. किसी ने सुना है क्या ओमेप्राजोल? मोस्ट लाइकली नॉट. ओके, मोस्ट लाइकली नॉट. दिस इज एक्चुअली एन एंटी एसिड ड्रग. एंटी एसिडिटी मतलब स्टमक की एसिडिटी जो है ना उसके लिए ये प्रिस्क्राइब किया जाता था. ठीक है, ओमेप्राजोल. और काफ़ी अच्छा ड्रग था, काफ़ी अच्छा पॉपुलर था. ओमेज करके इसका टैबलेट आता है, ब्रांड नेम ओमेज. ओके, दैट इज़ द ब्रांड नेम ऑफ द ड्रग दैट इज़ सोल्ड. काफ़ी अलग अलग ब्रांड के अलग अलग नेम्स होते हैं इंडिया में तो. ऑलराइट, इट वॉज एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड बाय एस्ट्राजेनेका. ठीक है, एस्ट्राजेनेका एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आई थिंक ब्रिटिश कंपनी है एस्ट्राजेनेका. तो उन्होंने ये मैन्युफैक्चर किया था. ये उनके पास पैटेंट था इसको मार्केट करने का, सेल करने का. तो मस्त सेल किया इसका. और फिर पैटेंट क्या होता है, कुछ सालों के बाद एक्सपायर हो जाता है. तो मतलब उनको परमिशन होता है अबाउट 5 ईयर्स 10 ईयर्स एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं बेचने के. ठीक है, और फिर कुछ सालों के बाद ये जो पैटेंट है ये एक्सपायर हो जाता है. ऑलराइट, तो पैटेंट भी एक्सपायर हो गया. अब ये खुद मतलब सिर्फ वही इसको बेच नहीं सकते थे, बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इसको बेच सकते थे. इसको फिर बाद में लाया गया एज ए जेनरिक करके. ठीक है ना, जेनरिक करके लाया गया. तो जो ब्रांड था, ओके, जो ब्रांड था, आई रिमेंबर मतलब एट दैट टाइम आई वाज एक्चुअली इन यूएस. ठीक है ना. तो इसका जो ब्रांडेड टैबलेट था, ओके, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट. ओके, क्योंकि हम लोग जनरिक ही बेचते थे जो, लेकिन ब्रांडेड टैबलेट आता था इसका. सो ब्रांडेड टैबलेट जो आता था 30 टैब्स आता था, 30 टैबलेट फॉर अबाउट आई थिंक यू नो आई एम जस्ट डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट नंबर, बट इट्स समथिंग अबाउट $120, $120. ठीक है ना. उस समय मतलब जो रेट चलता था मतलब यूएस डॉलर का, वॉज अबाउट 50 के आसपास चलता था. ठीक है ना, 50 के आसपास. सो दिस इज समथिंग अराउंड 6,000 रुपीज़, इजंट इट? या 5,200 या 5,200 के आसपास ये 30 गोलियाँ. ठीक है, महीने भर चलती थी, क्योंकि जनरली खाने के बाद एक मॉर्निंग में या आफ्टर इवनिंग में कुछ लेना पड़ता था इसको. ठीक है. जब जनरिक आई तो ये लोग ये टैबलेट्स हम बेचते थे बेसिकली.
ओके, जेनरिक टैबलेट, बड़ा सा टैबलेट है, उसमें 30 टैबलेट निकाल के उसको दे देने का, मतलब पैकिंग करके नहीं क्या, छोटे से कंटेनर में डाल के 30 टैबलेट्स दे देते थे. सो जेनरिक टैबलेट आती थी अबाउट $3.5. समझ में आया? 30 टैबलेट्स. ये कैप्सूल्स आते थे, सॉरी मैं टैब्स लिख रहा हूँ, दिस आर एक्चुअली कैप्सूल्स, या कैप्स लिख रहा हूँ. देखो डिफरेंस कितना है, 10 फोल्ड डिफरेंस है. ओके, इससे भी ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है, जेनरिक में. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड इज बेसिकली दिस कंपनी लॉस्ट देयर बिजनेस, बराबर है ना, क्योंकि जो निचोड़ रहे थे $120 से, अब तो कुछ भी नहीं बचा ना इसमें. तो ये तो बारीक, मतलब ये तो ना गरीब फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उनके बिजनेस के लिए हो गया ये. ओके, ये बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के काम की बात नहीं रही है, उसके उसमें ये ना छोटे छोटे काम नहीं करते बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज. ओके, सो उन्होंने क्या किया, उनके ध्यान में आया, उनका रिसर्च साइमल्टेनियसली चल ही रहा था. ओके, ओमेप्राजोल के ऊपर उनको पता चला, उनको मालूम था, एक्चुअली पता क्या चला, उनको मालूम था कि ये जो है ये RS कॉन्फ़िगरेशन में होता है, मतलब कि ये रेसिमिक मिक्सचर है ओमेप्राजोल, ठीक है. और उन्होंने सेपरेट किया और उसको पता चला कि S इज़ एक्टिव. एक्टिव बोले तो एज ए एंटासिड, S इज़ एक्टिव, R इज़ इनएक्टिव. समझ में आया? रिसर्च में पता चला कि S आइसोमर जो होता है ओमेप्राजोल का, ठीक है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है. ओके, ऑप्टिकली एक्टिव तो दोनों है, सॉरी, वो एज ए एंटासिड ड्रग करके इफेक्टिव है. R ओमेप्राजोल का कोई काम नहीं है, ठीक है, इट डजंट डू एनीथिंग. ये उनको रिसर्च में पता चला. ओके, उन्होंने फिर क्या किया, एज नया ड्रग लेके आए. नए ड्रग का नाम क्या होगा, S ओमेप्राजोल. तुमको दिख रहा है, चालूगिरी दिख रही है तुमको, या दिस इज अ न्यू ड्रग एक्चुअली. और फिर इसको एज अ न्यू ड्रग करके उन्होंने लाया मार्केट में, डॉक्टर को बताया कि दिस इज अ न्यू ड्रग. ओके, एंड दिस इज ट्वाइस एज पोटेंट, बराबर है कि ना, ट्वाइस एज पोटेंट तो रहेगा ही ना, क्योंकि पहले जो तुम दे रहे थे उसमें R का तो कोई काम ही नहीं था. अब तुमने R निकाल दिया, ठीक है, तो ये अगर मान लो 10 ग्राम लगता था तो ये 5 ही ग्राम लगेगा, सॉरी 10 मिलीग्राम लगता था, इतना तो नहीं लगता है, 10 मिलीग्राम लगता था, तो ये तो अभी 5 मिलीग्राम ही लगेगा ना, फॉर द सेम इफेक्ट, इजंट इट. तो ऑब्वियसली ट्वाइस एज पोटेंट बोल दिया. डॉक्टर लोगों को थोड़ी समझता है. ओके, जब तुम MBBS करोगे ना, जो नीट वाले बच्चे हैं, थोड़ा ये केमिस्ट्री का नॉलेज बहुत काम आता है और ध्यान देना पड़ता है. स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, कैसे होता है, तो ओके, ताकि देखो अल्टीमेटली क्या है, तुम तो प्रिस्क्राइब करके दे दोगे पेशेंट को, लेकिन पेशेंट के जेब में से पैसे जा रहे हैं ना, इजंट इट. अब US में कैसा है कि दे हैव इंश्योरेंस कंपनीज. ओके, इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से तो पैसा फार्मास्यूटिकल कंपनी को जा रहा है. ओके, एंड इज इट वैलिड दैट दे शुड लॉन्च दिस एज अ न्यू ड्रग. ओके, डिबेटेबल है ना. ऑलराइट, इसका फिर प्राइस क्या रखा उन्होंने, ऑब्वियसली इट्स अ न्यू ड्रग, ठीक है ना. तो ये पुराने वाले को हम लोग 120 के रेट में बेचते थे, नए वाले को चलो कुछ 180 के रेट में बेचेंगे. ओके, 30 कैप्स, मतलब बोलते ना गाय मर गई उसका भी अपन दूध निकाल रहे हैं. समझ में आया क्या? तो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स लाइक दिस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, काफ़ी एग्जाम्पल है. सिटालोप्रैम, एसिटालोप्रैम, नाम से ही पता चलता है. सिटालोप्रैम था पहले, ओके, ये RS मिक्सचर था, और बाद में पता चला ये इसके लिए दिमाग के लिए यूज़ करते. दिमाग के लिए बोले तो मेंटल जो बीमारी होती है, बाइपोलर कंडीशन में यूज़ किया जाता है सिटालोप्रैम, ठीक है. और फिर बाद में पता चला, पेटेंट एक्सपायर होने के बाद ही पता चलता है, ये उसके पहले पता नहीं चलता. जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है या हो रहा होता है तब इनको पता चलता है कि इसमें का या तो R या तो S आइसोमर ही इफेक्टिव है, बाकी जो था वो दैट इज़ नॉट इफेक्टिव. तो वो उसको फिर सेपरेट करके एक नया ड्रग करके लॉन्च करते हैं. ओके, सो सिटालोप्रैम का नया ड्रग क्या आया फिर, एसिटालोप्रैम. ओके, सो यू कैन इमेजिन कि कौन सा आइसोमर इसका एक्टिव होगा और कौन सा इनएक्टिव होगा. समझ. तो इसलिए काफ़ी जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, दे ट्राई टू मैन्युफैक्चर ड्रग एज एनेंशो प्योर. ओके, प्योर फॉर्म में लाने की कोशिश करते, सो दैट दे हैव मोर इफिशिएंसी.
क्लियर है क्या? तो यहाँ पे अपन समझते हैं व्हाई दिस इज सो, व्हाई ओनली वन आइसोमर इज एक्टिव, व्हाई द अदर वन इज नॉट एक्टिव इन बायोलॉजिकल सिस्टम। समझ लो, ठीक है ना, काम की बात है। सो जैसे फॉर एग्जांपल अपने 2 हैंड्स होते हैं, ना, लेफ्ट और राइट जो भी है, या सो इनके मिरर इमेजेस है बेसिकली, ओके, हैंडेडनेस है। उसी तरह से मान लो कि कोई मॉलिक्यूल है और उसका मिरर इमेज है, ओके। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसमें 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं विच आर इंडिकेटेड बाय साइजेस एंड कलर्स, ओके। यहाँ पे वाइट बॉल है, यहाँ पे पिंक बॉल है, यहाँ पे ट्रायंगुलर कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे क्यूबिक कुछ लगा हुआ है, ओके। सो दीज आर बेसिकली ग्रुप्स, ओके। ये इस तरह से दिखा रहा है क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग शेप होता है, इसलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब ये कायरल है, इजंट इट? और इसका मिरर इमेज दिखता है अपने को, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कायरल, ओके। दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, इसलिए दोनों को अपन क्या बोलेंगे? एनेंटियोमर्स, इजंट इट? ये एनेंटियोमर्स है, ओके। अब मान लो कि तुम्हारे बॉडी में कोई रिसेप्टर है जो इस तरह से दिखाया हुआ है, ओके। दिस इज अ रिसेप्टर इन योर बॉडी, ठीक है। रिसेप्टर्स में रिसेप्टर क्या होता है? इट्स अ मेड अप ऑफ प्रोटीन थिंग, है ना, प्रोटीन से बना होता है रिसेप्टर पूरा। इट्स अ बड़ा सा कुछ शेप रहेगा उसका, ठीक है। और वहाँ पे बाइंडिंग साइट्स रहते हैं। रिसेप्टर में क्या होते हैं? बाइंडिंग साइट्स होते हैं। तो जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, या फिर और कुछ हो गए, वो जाके वो रिसेप्टर में बाइंड होते हैं, ठीक है। जैसे हार्मोन्स हो गए या न्यूरोट्रांसमीटर हो गए, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर पहले अपन ने न्यूरोट्रांसमीटर की बात की थी। तो ये मॉलिक्यूल्स वहाँ पे जाके बाइंड होते हैं। वहाँ पे जाके बाइंड होने से, जैसे ये रिसेप्टर है, ठीक है ना, बाइंड होने के वजह से ये रिसेप्टर में चेंज आएगा, ठीक है ना। ये रिसेप्टर में चेंज आएगा तो ये अपना काम करेगा। रिसेप्टर का जो भी फंक्शन होता है उस केस में, जैसे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, या फिर कोई सिग्नल दिखाना है, इजंट इट? कोई सिग्नल करवाना है, ओके। कोई केमिकल अगर सिक्रीट करवाना है बॉडी में, तो वो काम होता है रिसेप्टर का, ओके। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, लेकिन मॉलिक्यूल जाके बैठेगा, रिसेप्टर में चेंज आएगा और कोई काम होगा, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। अब मॉलिक्यूल वहाँ पे एग्जैक्टली बाइंड होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ठीक है। ये बड़ा स्पेसिफिक होता है रिसेप्टर, इसके ऊपर वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जाके बैठेगा तो ही काम होगा, ओके। दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल बैठता है तो काम नहीं होगा, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर टाइप के मॉलिक्यूल को ये एंटरटेन कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक रिसेप्टर एंड दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल द रिसेप्टर्स इन अ बॉडी। रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में जो होते हैं जनरली स्पेसिफिक होते हैं। अब ये समझ लो क्यों होते हैं स्पेसिफिक, नहीं तो कोई ऐरा गैरा केमिकल जाके इसको ट्रिगर कर रहा है ना, इजंट इट? कोई ऐरा गैरा मॉलिक्यूल इसको ट्रिगर कर रहा है, ओके। तो उसके वजह से कोई अननेसेसरी या अनवांटेड या अनरेगुलेटेड रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ओके। कोई अनरेगुलेटेड रिस्पॉन्स जनरेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को अननेसेसरी आंखें मिचकाने की आदत होती है ना, फटाफट फटाफट करते रहते वो। किसी को आदत होती है बार बार खुजली करने की, ओके। दिस आर बेसिकली अननेसेसरी अनरेगुलेटेड रिस्पॉन्स, दे कैन नॉट कंट्रोल इट, ऑलराइट। तुमने टूरेट सिंड्रोम सुना होगा। टूरेट सिंड्रोम मालूम है क्या? चिल्लाने की आदत होती है, ओके। दे कैन नॉट कंट्रोल इट, कुछ भी चिल्लाते हैं फिर टूरेट सिंड्रोम में, ओके। मैंने इंडिया में ज़्यादा नहीं कहा, यूएस में मैंने देखा है, ओके। गर्दन ये करने की, झटके मारने की ये होती है बेसिकली, दिस गो लाइक दिस आफ्टर सर्टन टाइम। कोई आदमी रहेगा, ये बस झटका लगेगा उसके गर्दन को, ओके। सो ये होते, सो ये अनरेगुलेटेड रिस्पॉन्सेस है। तो कोई भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दीज आर बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट, बट दीज आर सम अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, उसके वजह से ये हो रहा है, ओके। कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है तो होगा क्या कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल इस रिसेप्टर को जाके ट्रिगर करेगा तो कोई अनरेगुलेटेड रिस्पॉन्स जनरेट होगा, एंड वी डोंट वांट अनरेगुलेटेड रिस्पॉन्स। और बॉडी बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक है, तो रेगुलेटेड रिस्पॉन्स होने चाहिए सारे के सारे। इसलिए ये जो बाइंडिंग होता है बहुत स्पेसिफिक होता है, तो कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ही जाके बाइंड हो सकता है। एंड यू कैन सी, जब ट्रायंगुलर सॉकेट में जाके बैठेगा, क्यूबिक सॉकेट में जाके बैठेगा, स्फीयरिकल सॉकेट में जाके बैठेगा, तो ही जाके रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ठीक है ना। बेसिकली स्पेसिफिक ग्रुप्स बाइंड होंगे उस रिसेप्टर में, तो ही जाके उस पर्टिकुलर जगह पे, ओके, तो ही जाके वो रिस्पॉन्स जनरेट होगा। इसका मिरर इमेज लेके आओ। अभी देखो रिसेप्टर वही है, ओके, रिसेप्टर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अभी रादर देन दिस मॉलिक्यूल मैंने उसका एनेंटियोमर लेके आया,
तो क्या बाइंडिंग हो रही है क्या? ये बाइंडिंग हो रही है एक्चुअली, है ना, ये बाइंडिंग हो रही है, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं हो रही है। ट्रायंगुलर सॉकेट में क्यूब नहीं बैठेगा, क्यूबिक सॉकेट में ट्रायंगुलर चीज़ नहीं बैठेगी, पिरामिडल, है ना, वो चीज़ नहीं बैठेगी, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट होगा। क्लियर है क्या? यस सर। बाकी लोग, यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है रिस्पॉन्स, ओके, एंड यहाँ पे जनरेट हो रहा है रिस्पॉन्स, ओके। अब ये हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है इस रिसेप्टर को ट्रिगर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये हो रहा है, लेकिन हो सकता है ये किसी और रिसेप्टर को जाके ट्रिगर कर दे, तो उसके वजह से कोई साइड इफेक्ट मिल सकता है अपने को, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये इसी को ट्रिगर कर रहा है, लेकिन जैसा चाहिए वैसा ट्रिगर नहीं कर रहा है, इसका कोई अनदर इफेक्ट मिल रहा है, विच इज़ ऑल्सो अनदर साइड इफेक्ट फ्रॉम द सेम रिसेप्टर। तो ये जो मॉलिक्यूल है, इसका जो आइसोमर है, इन मेनी केसेस दे डोंट डू एनीथिंग, इन मेनी केसेस ये कुछ नहीं करते, ठीक है, दे डोंट ट्रिगर एनी रिस्पॉन्स, लेकिन कुछ केसेस में दे विल ट्रिगर सम साइड इफेक्ट। इन सम केसेस दिस साइड इफेक्ट्स कैन बी वेरी डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स भी मिल सकते हैं। इवन दो आर आइसोमर, जो एक आइसोमर, जो एक एनेंटियोमर इज वेरी इफेक्टिव इन डूइंग समथिंग, द अदर एनेंटियोमर इज लाइफ थ्रेटनिंग, तो ये ड्रग अप्रूव नहीं होगा। अंडरस्टूड है? ओके, हमको देखना पड़ता है जब भी अपन ड्रग अप्रूव होते हैं तो उसमें रिस्क बेनिफिट फैक्टर देखा जाता है, रिस्क एंड बेनिफिट, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर कि पर्टिकुलर एनेंटियोमर इज गोइंग टू बी इफेक्टिव, इसका एनेंटियोमर जो रहेगा, दैट उसका जो मिरर इमेज रहेगा, एनेंटियोमर जो रहेगा, मे नॉट बी इफेक्टिव, ओके। ओके, हमने अभी तक क्या क्या देखा देख लो यहाँ पे, ओके। वी सॉ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर सबसे पहले स्टार्टिंग में, ओके, ये पार्ट 1 में ही थे। उसके बाद वी डिस्कस लिटिल बिट ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ओके, एक जनरल आइडिया ले लिया अपन ने व्हाट स्टीरियो आइसोमर्स आर, किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, एंड देन वी डिस्कस्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर, ओके, दिस वाज आल्सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट एंड देन कंटिन्यूड इनटू सेकंड पार्ट। देन वी सॉ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, इनमें कॉन्फिगरेशन फिक्स्ड होता है, राइट, so they cannot be interchanged from A to B, okay, that is something you do in conformational isomer। A को B में, B को A में तुम कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कॉन्फिगरेशनल आइसोमर में तुम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ओके। देर इज अ 2 आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स में अपन ने देखा एनेंटियोमर्स, ठीक है ना, एनेंटियोमर्स देखा, एनेंटियोमर्स में अपन ने डायस्टेरियोमर्स देखा और मेसोआमर्स देखा, ओके, मेसो आइसोमर्स। नाउ अब जो अपन देख रहे हैं दैट इज बेसिकली अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ओके। सो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स जो होते हैं दिस आर बेसिकली सिस ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमर्स बोलते हैं इनको। या तो अपन इसको, मतलब इसमें अपन क्लासिफिक करेंगे एज अ सिस या एज अ ट्रांस, ठीक है। एक और भी इसमें क्लासिफिकेशन आता है विच इज़ EZ सिस्टम, ओके, ये भी अपन आगे देखेंगे। बेसिकली पहले सिस ट्रांस समझ लेते, बड़ा आसान सा है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये जो होते हैं, दीज आर बेसिकली अ टाइप ऑफ डायस्टीरियोमर्स। इफ़ यू रिमेंबर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायस्टीरियोमर्स? स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट एनेंटियोमर्स, बराबर है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डायस्टीरियोमर। क्या ज्योमेट्रिक आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स है? क्लासिफिकेशन चार्ट देख लो, है ना, स्टीरियो आइसोमर्स में ही आ रहा है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सो दे आर स्टीरियो आइसोमर्स। क्या ये एनेंटियोमर है? नहीं है, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर। सो टाइप ऑफ डायस्टीरियोमर, समझ में आया ना, ध्यान में रखना है ये, ओके। नाउ दे डोंट एक्चुअली हैव कायरल सेंटर, सो दे आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ध्यान में रखना। सो इसका मतलब ये भी सीखने को मिल रहा है अपने को कि नॉट ऑल डायस्टीरियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये हमने मेजो के साथ भी देखा, रिमेंबर दैट मेजो आर ऑल्सो डायस्टीरियोमर्स, इजंट इट? मेजोमर्स होते हैं वो भी डायस्टीरियोमर होते हैं, दे आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। Alright, geometrical isomers are also diastereomers, they are not optically active, okay, unless and until इनमें कहीं से chiral center आ जाता है, alright, so they don't actually have a chiral center, that's why they are not optically active, but they are diastereomers, okay. Geometrical isomers जो होते हैं, they are associated with compound having restricted rotation around a carbon-carbon single bond, ठीक है, किसी भी बॉन्ड को ले लो, लेकिन जनरली अपन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कब होता है? जब
यू हैव अ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है ना, क्या मैं इसको रोटेट कर सकता इस तरह से? नॉट पॉसिबल, नो। ओके, सो यहाँ पे मान लो कि ये कोई ग्रुप है, मिथिल ग्रुप मान लो, ये 2 है, या फिर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कोई भी ग्रुप मान लो। तुमको क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये डबल बॉन्ड जो है इसके अपोजिट साइड में ये 2 ग्रुप्स आ रहे हैं, बराबर है, ठीक है। और अगर मैं ये कंपाउंड देखता हूँ तो इसमें क्या दिख रहा है तुमको? डबल बॉन्ड के सेम साइड में 2 ग्रुप आ रहे हैं ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड के अपोजिट ग्रुप में साइड में, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के सेम साइड में आ रहे हैं। क्या ये 2 कंपाउंड को मैं इंटरचेंज कर सकता है इसको इसमें बाय रोटेशन? नहीं ना। अगर मैं रोटेट कर सकता, ओके, अगर मैं इसको मान लो रोटेट कर सकता तो ये स्विच हो जाता और मेरे को ये मिलता, इजंट इट? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ओके, ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये 2 कंपाउंड इंटरचेंजेबल नहीं है, ये अलग अलग कंपाउंड है, ओके, दीज आर डिफरेंट कंपाउंड। इनको अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। अब मान लो कि ये मिथिल है 2 ग्रुप, तो इसको नाम क्या देंगे अपन? 2 मिथिल ग्रुप है, ओके, तो ये अपन बोलेंगे 2, है ना, ब्यूट 2 इन, ऐसा बोलेंगे इसको, ओके। दिस इज ऑल्सो ब्यूट 2 इन, है ना, ये ब्यूट 4 कार्बन हो गए, फिर अगर मिथिल ग्रुप है तो 4 कार्बन हो गए, और इसके वजह से सेकंड इस पे डबल बना ब्यूटीन, ओके, ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन, है ना। सो दोनों के दोनों 2 ब्यूटीन है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपने को इनको अलग अलग नाम देने पड़ेंगे। इसको मैं बोलूँगा, क्योंकि ये 2 मिथिल ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड में है, तो इसको मैं बोलता हूँ ट्रांस। ये हो जाएगा ट्रांस ब्यूट 2 इन। यहाँ पे 2 मिथिल ग्रुप सेम साइड में है, इसको मैं बोलूँगा सिस ब्यूट 2 इन। समझ में आया? ट्रांस सिस, सेम साइड में है, सॉरी, सेम साइड में है तो सिस, अपोजिट साइड में है तो ट्रांस। ये अंडरस्टूड है क्या? इज दिस क्लियर? ये 2 ग्रुप कोई भी हो सकते हैं, ओके, एक मिथिल हो सकता है, दूसरा क्लोरीन हो सकता है, या फिर दोनों क्लोरीन ब्रोमीन हो सकते हैं, एक क्लोरीन है दूसरा फ्लोरीन है, कोई भी 2 बड़े ग्रुप। हाइड्रोजन तो तुमको दिख रहे हैं। देखो, दूसरा तरीका ये हो जाता है कि सिस और ट्रांस आइडेंटिफाई करने के लिए कभी कभी ये ग्रुप आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं रहता, ठीक है। तो हाइड्रोजन्स देखो, ओके, ये केस में क्या आ रहा है, हाइड्रोजन्स अपोजिट साइड में आ रहे हैं, इजंट इट? हाइड्रोजन्स अगर अपोजिट साइड में है तो हो जाएगा ट्रांस, ओके। और वही अगर हाइड्रोजन सेम साइड में आ रहे हैं, उप्स, हाइड्रोजन अगर सेम साइड में आ रहा है तो ये हो जाएगा सिस, ओके, समझ में? तो हाइड्रोजन को देख के भी तुम बता सकते हो। अल्कीन्स तो अपन ने देखा, अल्काइंस उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड भी अपन रोटेट नहीं कर सकते, तो यू कैन हैव रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, लेकिन अल्काइंस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर अपने को नहीं मिलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड रहता है, लीनियर रहता है ना, ओके, तो इस पर कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, यू कैन नॉट मेक ज्योमेट्रिकल आइसोमर। लेकिन साइक्लिक कंपाउंड में तुम बना सकते हो। सो अल्कीन्स और साइक्लिक कंपाउंड्स देख लो, ठीक है। ये 2 मिथिल ग्रुप क्या आ रहा है, ऊपर आ रहे हैं, इजंट इट? ये प्लेनर रिंग पकड़ लो, ठीक है, प्लेनर रिंग नहीं थी, ये चेयर कन्फर्मेशन में ही है, बट अब मैं इसका कन्फर्मेशन दूंगा, आगे दिखा दूंगा, ठीक है। बट 2 मिथिल ग्रुप ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मिथिल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर है एक नीचे है, अपोजिट है, तो ये हो जाएगा अपना सिस, ओके, क्योंकि दोनों मिथिल ग्रुप सेम साइड में है, इसलिए यहाँ पे 2 मिथिल ग्रुप अपोजिट साइड में है, तो ये हो जाएगा अपना ट्रांस, ओके। तो इसको मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ क्या? ये जो है इसको मैं इसमें इंटरचेंज करवा सकता हूँ क्या? इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा ना, राइट? तो क्या साइक्लिक इसमें यहाँ पे ये रोटेट होगा क्या बॉन्ड? यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि ये लॉक्ड है कन्फर्मेशन में, ओके, ये लॉक्ड कन्फर्मेशन है, ये रोटेट नहीं हो सकता, ये इंटरचेंज नहीं हो सकते। सिस को मैं ट्रांस में रोटेट नहीं करवा सकता, समझ में आया ना? तो ये अलग अलग कंपाउंड है। दिस इज सिस जब दोनों ग्रुप सेम साइड में आते हैं, दिस इज ट्रांस व्हेन द 2 ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड। तुमको ये भी ध्यान में आना चाहिए कि देर इज़ अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें, दिस इज मेजो कंपाउंड, देर इज़ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसके 2 आइसोमर्स बनेंगे, एनेंचोमर्स, ओके। तो सिस और ट्रांस अपन यूज़ करते हैं। सिस मतलब होता है जो ग्रुप्स है वो सेम साइड में है, ट्रांस बोले तो
ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड, ठीक है, ऑलराइट। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो अलग अलग मिलती है, ग्रुप्स का लोकेशन अलग है ऑब्वियसली, तो इनका सराउंडिंग के साथ या सॉल्वेंट सिस्टम के साथ या फिर अपने आप के साथ अलग अलग टाइप से रहेगा इनका इंटरेक्शन, बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है ना, इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग रहेगा। ये एक कंपाउंड है और ये एक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रांस, ओके, ये हो गया तुम्हारा सिस। इसमें से बताओ पोलर कौन सा है, क्या दोनों पोलर है, क्या दोनों नॉन पोलर है। यहाँ पे कोई भी सेम ग्रुप तो इमेजिन, मान लो कि ये दो क्लोरीन है, ऑरेंज जो स्फीयर्स है ना, ये ऑरेंज स्फीयर्स है बेसिकली क्लोरीन मॉलिक्यूल्स या क्लोरीन एटम्स, ठीक है ना। तो बताओ पोलर कौन सा रहेगा, पोलर नॉन पोलर कौन सा रहेगा, सिस या ट्रांस। ओके, ये ट्रांस हो गया सॉरी, और ये सिस हो गया। यहाँ पे डायपोल मोमेंट अपने को देखना पड़ता है, ठीक है ना। ट्रांस में अगर तुम देखते हो तो डायपोल मोमेंट इसका इस डायरेक्शन में रहेगा, ओके, और इसका इस डायरेक्शन में, ओके। अपोजिट एंड इक्वल डायपोल मोमेंट आ रहा है अपने को यहाँ पे। हाइड्रोजन का तो नहीं रहता डायपोल मोमेंट, सिर्फ इसका और इसका डायपोल मोमेंट देख रहे हैं अपन, और ये इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ जा रहा है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में। इक्वल ग्रुप्स है तो इक्वल रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए अपोजिट रहेगा। तो इनका जो बॉन्ड डायपोल है वो कैंसिल हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल का नेट डायपोल इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। बट दैट इज नॉट द केस इन दिस वन, ठीक है ना, यहाँ पे दैट इज नॉट द केस। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे इसका डायपोल इस डायरेक्शन में, इसका डायपोल इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो नेट डायपोल अपने को ऊपर की तरफ मिलेगा इस डायरेक्शन में, इजंट इट, नेट डायपोल, और सम होगा, ये दोनों का जो डायपोल है वो ऐड होगा और अपने को इस डायरेक्शन में अपने को नेट डायपोल मिलेगा। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इज गोइंग टू बी अ पोलर मॉलिक्यूल, ओके, मार्जिनली पोलर, एंड दिस इज गोइंग टू बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो सिस जनरली अपने को पोलर मिलता है, ट्रांस अपने को जनरली नॉन पोलर मिलता है अगर इक्वल ग्रुप्स है तो, ठीक है। तो ये डायपोल मोमेंट से तुम ध्यान में रखना, डायपोल से तुम हमेशा बता सकते हो, डायपोल से ही तुम बता सकते हो पोलैरिटी। अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा रहेगा, ये भी अपन बता सकते हैं। जिसमें डायपोल है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, जिसमें डायपोल नहीं है, 0 है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, ओके। सो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग आ रही है, ओके, सिस और ट्रांस में। सिमिलरली केमिकल प्रॉपर्टीज़ इट कुड बी सेम और डिफरेंट। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो हो सकता है सेम है, ऑलराइट, और अगर डिफरेंट है तो हो सकता है डिफरेंट है। समझ में आ रहा ना। सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंपाउंड इटसेल्फ। इन जनरल फंक्शनल ग्रुप सेम ही रहते हैं, दीज आर आइसोमर्स, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, ठीक है। इन सम केसेस व्हाट हैपन्स इज वन कंपाउंड रिएक्ट्स मच मोर रैपिडली देन द अदर, तो रेट में फ़र्क हो सकता है, और कभी कभी तुमको रिएक्टिविटी में भी डिफरेंस दिख सकता है। ये हो रहा है कि सिस ही रिएक्ट हो रहा है, ट्रांस रिएक्ट नहीं हो रहा, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर, ओके। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है, सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन, है ना। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट दैट इज़ अ डिफरेंट, बॉइलिंग पॉइंट इज़ ऑल्सो डिफरेंट, और तुमको दिख रहा है कि दिस इज़ पोलर, यहाँ पे इसकी पोलैरिटी है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, ओके, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, ठीक है। देखो तुमको क्लियरली दिख रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा है ना, इसका ज़्यादा है और इसका कम है, एंड वो काहे की वजह से आ रहा है, डायपोल की वजह से, है ना। डायपोल की वजह से तुमको बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा दिखता है। तो बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस, ओके, समझ में आया ना। बॉइलिंग पॉइंट ये हमेशा ज़्यादा रहेगा सिस का, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में देयर इज़ अ इशू। मेल्टिंग पॉइंट में अपने को उसका लैटिस स्ट्रक्चर भी देखना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे सिमेट्री आती है ट्रांस में, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। समझ में आ गया। सो मेल्टिंग पॉइंट अपन जनरली हेड टू हेड कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सिमेट्री ट्रांस में अपने को ज़्यादा मिलती है, दैट्स वाई इसमें मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इट डिपेंड्स अपॉन क्लियरली ऑन द डायपोल, ठीक है ना। तो डायपोल की वजह से बॉइलिंग पॉइंट देखो इसका ज़्यादा रह रहा है और इसका कम है। इज़ दिस अंडरस्टूड। यहाँ पे देखो कुछ और एग्जांपल्स है। बेसिकली ये सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, दिस इज ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ओके। तो अगेन इफ़ यू वर टू गेस, ऑब्वियसली यू कैन गेस वेरी करेक्टली कि इसका डायपोल ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी इसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है। तब हम जनरली बॉइलिंग पॉइंट ही डिस्कस करते हैं
कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। ओके, सो दैट इज सिस, क्योंकि दोनों क्लोरीन सेम साइड में है, यहाँ पे एक क्लोरीन सॉरी दोनों क्लोरीन क्या है अपोजिट साइड में। ऑलराइट, सेम थिंग दिस इज सिस ब्यूटेन डायोइक एसिड। ओके, इसका कॉमन नेम होता है मलिक एसिड। ओके, ध्यान में रखो मलिक एसिड। ये सिंपल बेसिकली डायोइक एसिड है। ओके, 1,2 डायोइक एसिड बोल सकते हो तुम इसको, बट 4 कार्बन रहने से ब्यूटेन डायोइक एसिड, या फिर इसको 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो। ठीक है, सो ये सिस है। ऑलराइट, और दिस इज एक्चुअली ट्रांस। ओके, तो कभी कभी हाइड्रोजन इस तरह से दिखाई नहीं देते, अगर तुम ड्रॉ करोगे तो तुमको पता चल जाता है कि हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है तो ट्रांस, यहाँ पे हाइड्रोजन सेम साइड में है तो सिस। ठीक है, सो आइदर यू लुक एट द ग्रुप और यू लुक एट द हाइड्रोजन फॉर सिस एंड ट्रांस। ओके, इसका जो नाम है देखो, फ्यूमेरिक एसिड है ट्रांस का, और मेलिक एसिड को अलग बोला नाम दिया, इसको बोलते सॉरी ब्यूटेन सिस वाले को अलग नाम दिया, इसको बोलते हैं मेलिक एसिड। समझ में आएगा? ट्रांस को अपन बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड, सिस को अपन बोलते हैं मेलिक एसिड। ऑलराइट, सो आई थिंक वी गोना स्टॉप आफ्टर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ज्योमेट्रिक आइसोमर? बताओ। ओके, सो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर आता है दैट इज डी। सारे के सारे करेक्ट है। मैंने पहले ही बताया तुमको, दे आर डायस्टीरियोमर्स। यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं दीज आर डायस्टीरियोमर्स। ऑलराइट, ट्रांस आइसोमर ये है ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, ये पॉइंट अपन ने एक्चुअली डिस्कस नहीं किया, बातों बातों में रह गया, बट लेट्स डिस्कस दैट पॉइंट। ठीक है, सो कोई भी ले लो। ठीक है, जैसे ये वाला, इसके पहले वाला लेते हैं अपन। ओके, सो ये ले देख रहे हैं अपन, तो 2 मिथिल ग्रुप सेम साइड में रहने के वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस आता है। 2 मिथिल ग्रुप अपोजिट साइड में है तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, सो ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर। ठीक है, कभी कभी सिस आइसोमर ऑटोमेटिकली ट्रांस में कन्वर्ट होता है, इसके लिए जो पाई बॉन्ड होता है वो ब्रेक होना पड़ता है, और ये होता है ऑटोमेटिकली, नेचर में होता है। हम लोग नहीं कर सकते बेसिकली, मतलब जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जो बॉन्ड जो रोटेशन है वो नहीं कर सकते। ओके, ये हमारे लिए डिसअलाउड है, लेकिन नेचर में ये होता है। ओके, सिस का ट्रांस में आसानी से कन्वर्जन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग ऑयल लेते हैं, हीट करते हैं, ठीक है ना, तो जब ऑयल को हीट करते ज़्यादा तो सिस का ट्रांस में कन्वर्जन होता है। ओके, कौन सा ऑयल खाने के लिए अच्छा रहेगा, सिस वाला या ट्रांस वाला? तुमने अगर खाना है, हाँ, तुमने अगर खाना है तो सिस वाला ही खाओ, ट्रांस वाला बिल्कुल मत खाओ। ठीक है, घर में लाओ मत। ये ट्रांस वाला जो होता है ना, ये बड़ा घातक होता है। ओके, ट्रांस फैट बोलते हैं इसको। देखो, ट्रांस फैट जो होता है या ट्रांस ऑयल जो होता है, ये ज़्यादा स्टेबल है। मैंने तुमको पहले बताया ट्रांस इज़ मोर स्टेबल। ज़्यादा स्टेबल है तो इसमें तुम ज़्यादा टेम्परेचर भी अचीव कर सकते हो और ज़्यादा देर तक भी चलेगा। ज़्यादा चीज़ें तुम इसको इसमें फ्राई कर सकते हो, मान लो। ठीक है ना, होगा क्या कि जब तुम इसमें तली हुई चीज़ें खाओगे, ठीक है, तो ये ट्रांस फैट जो है आर्टरीज़ को क्लॉग कर देता है, आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अवर डालडा। ठीक है ना, डालडा इज़ एब्सोल्युटली मोस्ट हॉरिबल थिंग टू ईट, शुड नॉट एवर ईट डालडा। समझ में आया ना? डालडा सैचुरेटेड फैट में आता है एंड दैट ऑल्सो डज द सेम थिंग। ओके, इट बेसिकली क्लॉग्स द आर्टरी। ओके, बिल्कुल नहीं खाने का, ट्रांस फैट नहीं खाने का, सैचुरेटेड फैट नहीं खाने का। ठीक है, सिस इज़ गुड। ओके, अनसैचुरेटेड फैट जो होता है दैट इज़ गुड। अनसैचुरेटेड में देखो 2 आता है, सिस एंड ट्रांस। अब अनसैचुरेटेड में ट्रांस फैट भी नहीं खाना है। ओके, काफ़ी रेस्टोरेंट्स जो है मैंने देखे, यहाँ पे तो नहीं, इंडिया में तो नहीं, यूएस में क्या होता है कि काफ़ी रेस्टोरेंट्स बाहर डिस्प्ले करते हैं नो ट्रांस फैट यूज्ड। ओके, बाहर डिस्प्ले पे लिखते हैं, पता नहीं अंदर करते हैं नहीं करते, वी डोंट नो, बट बाहर तो लिखा रहता है नो ट्रांस फैट यूज। ओके, सिस ऑयल इज़ गुड। जनरली यू शुड ईट ऑयल एज रॉ। बेसिकली इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। फ्राइड या गर्म चीज़ों में ऑयल क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, इजंट इट, ऑक्सीडाइज होता है, ट्रांस में कन्वर्ट होता है, विच इज़ बैड, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई। ओके, ऑक्सीडाइज होता है तो जो ऑक्सीडाइज्ड ऑयल होता है, मतलब अगर तुम कंसिस्टेंटली अगर फ्राइड चीज़ें खाते हो तो ऑक्सीडाइज्ड ऑयल खा रहे हो।
ऑक्सीडाइज्ड ऑयल की वजह से कैंसर जैसी बीमारियाँ होती है, ठीक है, समझे। और यू वंडर वाई इतने सालों में कैंसर बढ़ रहा है। द रीज़न फॉर दैट इज़ आवर लाइफ स्टाइल हैज़ चेंज। ओके, पहले हम लोग इतना ज़्यादा फ्राइड नहीं खाते थे जितना पिछले कुछ सालों में खाना चालू किया। जब से ये सारी चीज़ें पैकेज में आने लग गई ना, पैकेट में जब से ये फ्राइड चीज़ें आने लग गई, और पैकेट में क्या है, फ्राइड चीज़ें अच्छी लगती है ना, किसको अच्छी नहीं लगती है। अब इतना कन्वीनियंट हो गया, यू जस्ट हैव टू रिप आउट द पैकेट, ओपन द पैकेट एंड यू गेट अ फ्राइड थिंग। दैट्स हाउ ईजी इट इज़। पहले इट वॉजंट दैट ईजी। बरसात गिर रही है तो भजिया खाते थे लोग शादियों में या किसी के फंक्शन में या किसी के घर में गए तो। अदर दैन दैट दे डिडंट नो फ्राइड थिंग्स। ओके, इन द रिसेंट ईयर हमारा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, और इसके वजह से ये कैंसर वैंसर जैसी बीमारियां जो बिगड़ गई हैं। समझ में आया ना। एंड रिमेंबर कि हमसे ज़्यादा खराब आदतें पुराने लोगों की थी। तंबाकू बीड़ी पीना ये बहुत कॉमन था। ओके, बहुत ज़्यादा कॉमन था पहले, अभी तो कम हो गया एक्चुअली। पहले तंबाकू खाना और बीड़ी पीना ये सभी लोग करते थे, कंटिन्यूस चलते रहता था, कंटिन्यूस तंबाकू एंड कंटिन्यूस, लेकिन उनको कभी कैंसर नहीं हुआ, ठीक है ना। और हम कैंसर के लिए ऑब्वियसली तंबाकू और इन बीड़ियों से और सिगरेट से कैंसर होता है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया है, ठीक है। बदनाम किसको नहीं किया है हमने, ये जो पैकेट में जो आते हैं चीज़ें उनको। दीज आर एक्चुअली एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल, इन माई ओपिनियन दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज ये इनके बारे में अपन ज़्यादा सोचते नहीं है। ओके, हम क्या बोलते हैं कि दीज आर बेसिकली अनहेल्दी है ना, उतना ही है ना, मतलब वी डोंट थिंक ये कैंसर है जैसी बीमारियाँ देती है अपने को, ये थोड़ा तो हेल्दी है, क्या है, ठीक है ना। 2 कैरेट ज़्यादा खा लूँगा आज, ओके, या सब्जी ज़्यादा खा लूँगा, न्यूट्रलाइज कर दूँगा जो मैंने ख़राब खाया है आज या अनहेल्दी खाया है, उसको हेल्दी खा के मैं बैलेंस कर दूँगा, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। ओके, सो ऑब्वियसली चेंजेस अपने को अपने से ही करना है। ऑलराइट, सो दैट वाज अबाउट स्टेबिलिटी। Second thing is कि their physical properties are different, okay, and chemical properties may be similar but not identical. मैंने तुमको ऑलरेडी बताया है, that is the situation. Physical properties कैसी होती है, डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है जनरली, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ओके, ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन अपना बाकी है फ्रॉम आइसोमरिज्म, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, ऑल्सो इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।